हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल बीएमई क्लासेज में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्या क्या होती है या रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स यानी वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बने होते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं वह संख्या जो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। एक होती है कल्पित संख्या। कल्पित संख्या, कल्पित संख्या क्या 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 कहलाती है? वह संख्या जिसकी हम केवल मात्र कल्पना कर सकते हैं, कल्पित संख्या कहलाती है। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कल्पित संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कल्पित संख्या कहलाती है। जैसे -√2 का वर्गमूल, -√3 का वर्गमूल। ऐसी कोई संख्या नहीं होती, यह मात्र कल्पना, इन संख्याओं की हम केवल कल्पना कर सकते हैं। यह संख्या नहीं होती, यह होती है कल्पित संख्या या अधिकल्पित संख्या है। अब बात करते हैं अपन संख्याओं की। संख्याएं क्या होती है? जिनको अपन सामान्यतः गिनने के काम में लेते हैं वह संख्याएं कहलाती है। संख्याएं यह संख्या सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की। पहली प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। संख्याएं सामान्यतः तीन प्रकार की होती है: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाती है। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स, इनको वो होल नंबर। जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। अब पूर्ण संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ? जब एक सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाया जाता है तो अपन को जीरो प्राप्त होता है। इसी आधार पर पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। जब सेम संख्या में से सेम संख्या, जब 5 में से 5 को घटाया जाए तो जीरो प्राप्त हुआ। जीरो एक पूर्ण संख्या है। इसी आधार पर पूर्ण संख्याओं का निर्माण हुआ है। पूर्ण संख्याओं को हम सामान्यतः गिनने के काम में लेते हैं। यह जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इंफिनिटी तक। पूर्णांक संख्या है, इनको इंटीजर्स नंबर्स
इनको आई से या जेड से दर्शाते हैं। अबे जेड से क्यों दर्शाते? जेड एक ग्रीक शब्द जेलिन से लिया है, जिसमें जेलिन का अर्थ है गिनना और जेहल का अर्थ है संख्याएं। इसी आधार पर इसे जेड से और आई दोनों से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्याएं जीरो के दोनों तरफ चलती है, अर्थात ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। पूर्णांक संख्या जीरो के दोनों तरफ चलती है, यानी ये इस लाइन के इधर भी आएगी, ये दोनों तरफ बराबर बढ़ती है। अब ऋणात्मक संख्याएं यानी पूर्णांक संख्याओं में एक महत्वपूर्ण बात है कि ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा पूर्णांक जीरो होता है, यानी पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ा पूर्णांक जीरो होता है, यानी इन दोनों में सबसे बड़ा माइनस का 3 नहीं है, माइनस का 2 है। इन दोनों में सबसे बड़ा ये है और इन सब में सबसे बड़ा ये है, इसलिए ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा पूर्णांक जीरो होता है और धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटा पूर्णांक जीरो होता है। यही थी संख्याओं की बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं संख्याएं परिमेय और अपरिमेय की ओर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या का निर्माण कैसे हुआ? देखो, परिमेय संख्या का निर्माण कैसे हुआ? जब दो पूर्णांकों को आपस में गुणा किया जाता है तो एक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे अपन माइनस के 2 को गुणा करते हैं 4 से तो प्राप्त होता है माइनस का 8। जब दो पूर्णांकों को आपस में गुणा किया जाता है तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, लेकिन जब दो पूर्णांकों को आपस में डिवाइड किया जाता है तो जरूरी नहीं कि एक पूर्णांक ही प्राप्त हो। अपन को 1/2 प्राप्त हुआ है, जो न तो प्राकृत संख्या, न पूर्ण संख्या, न पूर्णांक संख्या। यह है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी आधार पर परिमेय संख्याओं का निर्माण हुआ है। जब दो पूर्णांकों को आपस में गुणा किया जाता है तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, लेकिन जब दो पूर्णांकों को आपस में डिवाइड यानी भाग दिया जाता है तो अपन को जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, उस समय अपन को एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इसी आधार पर परिमेय संख्याओं का निर्माण हुआ है। अपन परिभाषा की बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए तथा P व Q पूर्णांक हो व Q बराबर 0 नहीं हो। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या की परिभाषा वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए तथा P व Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं हो। जिसमें उदाहरण है 5/9। ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यह Q बराबर 9 है, Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जहाँ हर बराबर 0 नहीं हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं जहाँ Q बराबर
जीरो नहीं हो परिमेय संख्या कहलाती है। अब अपन आगे बात करते हैं जीरो की। जीरो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो के बट्टे में अपन एक लिख सकते हैं और एक क्यू बराबर एक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्यू बराबर यहां जीरो नहीं है, यानी जीरो बटा जीरो ऐसा नहीं है, यह है जीरो बटा एक, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए जीरो को अपन एक परिमेय संख्या लेते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे दशमलव प्रसार की। यदि किसी भिन्न के दशमलव प्रसार, यदि किसी दशमलव भिन्न के दशमलव प्रसार एक बिंदु पर जाके समाप्त हो जाए या एक पुनरावृत्त यानी एक समान प्रकार की पुनरावृत्ति हो, जैसे 3.789 ऐसा आगे चलता रहे, तो वह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय का उदाहरण है। जैसे 1.625 ये एक परिमेय का उदाहरण है। जैसे अपन उदाहरण की बात करें 13/8। 13/8 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसकी जांच करते हैं। जैसे 13 को 8 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार गया? एक बार। 8 5 बच गया, फिर पॉइंट लगाया 0, 8 छगी 48, 2 बच गया, 0 उतारा, 8 दूनी 16, 4 फिर 0, 8 पंजो 40। यानी यह एक जगह जाके समाप्त हो गया। 1.625 ये एक परिमेय का उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण की बात करते हैं 7/3। 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0 उतारा, कितनी बार गया? 3 बार। 3 3 9, फिर 1, फिर 0 उतारा, फिर 3 लिखा, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, ऐसे ऐसे आगे लिखते रहेंगे। यानी इसका आया 2.333, ऐसे ये पुनरावृत्त होता ही रहेगा, इसलिए ये एक अपरिमेय है। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सके। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार यदि शांत है, बार बार संख्याएं पुनरावृत्त हो रही है, वह परिमेय संख्या कहलाएगी। वह संख्या जो वह दशमलव प्रसार का भिन्न जिसका बार बार पुनरावृत्त नहीं हो, अनंत तक चलती रही सेम संख्या, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अपन बात करें आगे दशमलव प्रसार की पहचान किस प्रकार करें। दशमलव प्रसार की पहचान करने के लिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन 17/8। 17/8 p/q। अब q क्या है? हर, भिन्न अंश बटा हर, या हर के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे। 8 के टुकड़े, 8 के कितने टुकड़े हो गए? 17 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
यह है 8 के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े, यानी 17/2 की घात 3। दूसरा उदाहरण ले अपन 18/25। 18/25 यानी 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े 18/5 यानी 18/5 की घात 2। अब ये क्या है? यह है एक शांत दशमलव, जहां भिन्न जिस भिन्न के हर के जिस भिन्न में हर के अभाज्य टुकड़े 2 की घात n 5 की घात m के रूप में हो, शांत दशमलव होगी। अर्थात जिस भिन्न के टुकड़े 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होगी वह शांत दशमलव कहलाती है। जैसे इनमें क्या था? 2 की घात 3 5 की घात 2। अब इन दोनों के अलावा कुछ नहीं था। जैसे यहीं अपन अगर 17/6 ले लें, 17 में 6 से डिवाइड करते हैं, 17 को 6 से डिवाइड करते हैं, 2 बार गया 12, कितना बचा? 5। फिर कितनी बार गया? पॉइंट लगाया, 0 तारा, 6 8 48, 2 बचा, फिर 20 6 दूनी 12, फिर 8 बचा, फिर 0 8 नहीं 36 18, 2 बचा, फिर 20, फिर 2 बार जाएगा, फिर 18 होंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 18 होंगे। अब ये क्या है? ये 2 2 2 2.82। अब 2 क्या है? पुनरावृत होता ही रहेगा, 2 ऐसे आगे आगे चलता ही रहेगा। इसलिए 17 6 के टुकड़े क्या होंगे? 17/6। 6 के टुकड़े क्या होंगे? 2 गुणा 3, यानी 6 के टुकड़े 2 का भाग देंगे 3 3 1। 2 के टुकड़े 6 के टुकड़े क्या हुए? 2 और 3, ये 3 आ गया। इसलिए ये क्या है? अशांत दशमलव। जिस जगह इन दोनों के अलावा 2 की घात n और 5 की घात m के अलावा कुछ और आ जाता है वह एक अशांत दशमलव होगी। ये थी परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? वह संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण एग्जाम्पल √2 √3 √5 17/6 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 6 के अभाज्य टुकड़े 2 गुणा 3 होंगे। 2 3 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए ये एक अशांत दशमलव है। ये एक अशांत दशमलव है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई सिग्मा
ये सब अपरिमेय संख्या है। अब ये पाई का मान अपन पर्सन हल करने के लिए 22/7 लेते हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 3.8 या आगे चलता ही रहता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान अपन पर्सन हल करने के लिए 22/7 लेते हैं। 22/7 एक परिमेय है, लेकिन पाई का मान रियल में ये 22/7 नहीं होता, ये अपन पर्सन को हल करने के लिए ही लेते हैं। पाई का मान 3.8 पॉइंटों में होता है, जो एक आसान दशमलव प्रसार का रूप है। अब अपन बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य यानी दी गई संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, हिंदी में रूप महत्तम समापवर्त्य। जैसे अपन 18 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ अपन कैसे ज्ञात करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे। 2 का भाग 18 में 9 बार, 9 का 3 में 3 बार, 3 1, 12 के टुकड़े 12, 2 6 बार गया, 2 का 6 में 3 तक 3 1, 18 के टुकड़े 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनमें क्या लेंगे? 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ने टुकड़े किए। इन टुकड़ों में अपन केवल वो टुकड़े लेंगे जो दोनों में कॉमन है। 2 और 3, 3 दूनी 6, यानी इनका एचसीएफ कितना आया? 6। 18 और 12 का एचसीएफ 6, यानी दी गई संख्या में सबसे बड़ा कॉमन, इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 6। यह एचसीएफ कहलाता है। 18 और 12 का एचसीएफ 6, यानी ये क्या है? सबसे बड़ा। वैसे इन दोनों में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, लेकिन अपन इन दोनों को नहीं लिया है, 6 को लिया है, यानी दी गई संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें 6, इसलिए अपन 6 को लिए। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को जब दोनों को विभाजित कर दे। जैसे 18 और 12, इन दोनों का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों अलग अलग करते थे, लेकिन एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों का साथ लेंगे। 18 और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार? 9 बार, 6
6 तक, फिर इनमें 2 का देंगे, 9 को ऐसे कैसे, क्योंकि 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे 3 तक, फिर 3 का 3 1 3 1, इनको आपस में गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दिया 36, यानी 18 और 12 का एलसीएम 36। अपनी बुक्स में 2 परिमिकाएं हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अपन एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसमें अपन एलसीएम की बात कर रहे थे। एलसीएम की परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनमें सबसे बड़ा कॉमन ये वह छोटी छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 18 और 12 36 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, ये दोनों इससे विभक्त हो रही। वैसे यह 72 से भी विभक्त हो रही है दोनों, लेकिन इनमें क्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ में क्या ले रहे थे, बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या लेते हैं, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों इस संख्या से विभक्त हो जाए, ये दोनों इससे विभक्त हो जाए, ये एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ यानी ये 6 इन दोनों को विभक्त कर रहा था, या ये दोनों इससे विभक्त हो रही है, या ये था एचसीएफ और एलसीएम। अब अपन बात करेंगे अपनी बुक्स में जो 2 परिमिकाएं हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका विभाज्यता से ही संबंधित है। यूक्लिड विभाजन परिमिका विभाज्यता से ही संबंधित है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक ए से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विभाज्यता से ही संबंधित है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक ए को जब ए धनात्मक पूर्णांक ए धनात्मक पूर्णांक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r प्राप्त होता है जो b से छोटा होता है। ये थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विभाज्यता से संबंधित है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई ए धनात्मक पूर्णांक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है, यानी b को a से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल
r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है, ये r हमेशा b से छोटा होता है, यानी b बड़ा होगा r से। ये थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की कुछ लाइनें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी ए धनात्मक पूर्णांक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r प्राप्त होता है जो b से हमेशा छोटा होता है। मुख्यतः एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। एल्गोरिथम यानी कोई धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r प्राप्त होता है जो b से छोटा होता है, यानी b बड़ा होता है r से। एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने में ही करते हैं। अब अपन एक अंकगणित के एक महत्वपूर्ण परिमिका है उसके बारे में बात करें। यह है एक अंकगणित की महत्वपूर्ण परिमिका, यानी प्रत्येक अभाज्य भाज्य संख्या को एक ऐसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी कोई भी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जिनमें किसी अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, अभाज्य संख्या जिनमें एक का और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाए, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिनमें कि इन दोनों के अलावा किसी अन्य का भी भाग जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। एक न भाज्य न भाज्य। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं 210। अब 210 के टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 210 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार गया? 2 में 1, 10 में 0, 5। अब ये भाग कैसे दिए? 210 में जैसे 210 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार। अब कितना बच गया? आगे क्या है? 1। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाता, अगला अंक लेंगे। अगला अंक लेने के लिए पहले यहाँ 0 लिखेंगे। जैसे ये से भाग देते हैं वहां तो पॉइंट लिखते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट नहीं लिखते, उसके लिखेंगे 0। फिर क्या हो गया? 10। अब 10 में 2 का भाग 10 में कितनी बार आता है? 5 बार। इसलिए 210 ऐसे अपन डिवाइड करते हैं। 105 में किसका भाग जाता है? 3 का। अब ये कैसा पता लगा है? इन संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 5 और 1 6। यानी 3 का विभाज्यता का नियम है, भाज्यता का नियम है कि जिस संख्याओं अंकों का योग में 3 का भाग जाता है वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 105 में 3 का भाग 3 तिया 9, 1 बच गया। कितना हो गया? 15। 15 में 3 का भाग 5 बार। अब कितना है? 35। 35 में 5 का भाग 7 पंजो 35। 7 को 7 से डिवाइड 1। अब 210 के टुकड़े कितने हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और ये क्या है? भाज्य संख्या।
इस लाइन में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से यानी एक से अधिक रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह थी अंकगणित के आधारभूत परिमेय। अब अपन बात करेंगे भाग विधि की। भाग क्या होता है? भाग होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाग क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अपन भाग देते हैं, जैसे 19 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 9 बार। 18 तक कितना बचा? 1। अब ये क्या है? एक भाग है, भाग विधि है। इसमें 19 क्या है? भाज्य। बीच में क्या होता है? भाज्य। जिसका अपन भाग देते हैं, भाज्य में जिसका भाग लगाते हैं उसे भाजक बोलते हैं। भाजक। जब भाजक में भाज्य का भाग देंगे, जब भाजक का भाज्य में भाग देंगे और जितनी बार गुणा करेंगे उसे भागफल बोलते हैं। भागफल। नीचे बचता है शेषफल। शेषफल। ये थी अपनी एक भाग विधि, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अपन इस तरह भाग देते हैं। यही यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय इसी आधारित है अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय किसे कहते हैं? जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर, जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q व R विद्यमान होती है, यानी उपस्थित होती है, विद्यमान होती है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का यानी जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय रूप से Q और R विद्यमान होती है। अब यहां लिया है पूर्णांक और यहां लिया है पूर्ण संख्या। अब यहां पूर्णांक क्यों लिए हैं? क्योंकि ये नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पूर्णांक लिखा है और यह पूर्ण संख्या लिखा है, क्योंकि ये दोनों कभी नेगेटिव नहीं होंगे, इसलिए यह पूर्णांक। जब दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होती है। यदि यूक्लिड विभाजन परिमेय इसी को सिद्ध कराती है। यह अपनी भाग विधि है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय में अपन भाज्य को a बोलेंगे, भाजक को b, भागफल को q प्लस शेषफल को r, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय हुई।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसमें आर 0 के बराबर होगा, आर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा आर, आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा आर, लेकिन हमेशा बी बड़ा रहेगा आर से। यह है यूक्लिड विभाजन परिमेय का की दो कंडीशन। आर के बराबर होगा 0, आर के बराबर होगा 0 या आर बड़ा होगा 0 से, या 0 बी बड़ा होगा आर से, यानी 0 के बराबर होगा या तो आर या आर बड़ा होगा 0 से, आर से बड़ा होगा बी, बी यानी भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इसमें यही कहा गया है कि 0 के बराबर होगा या तो आर या आर बड़ा होगा 0 से, लेकिन बी बड़ा होगा आर से। ये थी यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एक एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 18 और 12 का एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। अब इन दोनों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? 18 और 12 में सबसे बड़ी संख्या उसे हम भाज्य बोलेंगे। 18 बड़ा है 12 से, यानी 18 ए होगा, 12 बी होगा। इसको अपन इस प्रकार से करते हैं, 18 को 12 से डिवाइड करेंगे, एक बार 12 6। ये हो गए अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए जो यहाँ भाजक था उसे भाज्य बनाएंगे। 12 कितनी बार गया? 2 बार, 12 कितना बच गया? शेषफल। जिस जगह शेषफल 0 आ जाए वही भाजक एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ यानी 18 और 12 का एचसीएफ 6। एल्गोरिथम विधि से अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब इसको अपन कॉपी में कैसे लिखेंगे? 18 यूक्लिड विभाजन परिमेय से, परिमेय क्या थी? परिमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी के आधारित पर इसे लिखेंगे 18 बराबर 12, क्यू क्या है? 1 प्लस आर कितना है? 6। फिर क्या है? 12 6 गुणा 2 प्लस 0। जिस जगह आर 0 प्राप्त हो जाए वही भाजक एचसीएफ कहलाता है। वही भाजक एचसीएफ कहलाता है। अपन एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। उन्नीस सौ 27 व 1363 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करो। यानी 1927 और 1363 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब इनका एचसीएफ कैसे याद करेंगे? 1927 बड़ा है 1363 से, इसलिए 1363 का 1927 में भाग लगाएंगे। कितनी बार गया? एक बार 1363। 1363 कितना बचा? 7 में से 3 गया 4, या कितना हुआ? 12
यह कितना है 12, 6, यह 8, 8 में से 3 गया 5, 564। अब ये क्या हुआ फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप को अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, या ए क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी आधारित पर इसे लिखेंगे, यानी 1927 ए है 1927 ए, बी क्या है या 1363 गुणा क्यू ए प्लस आर कितना है 564। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप कैसे करेंगे, 564 को अपन बी बनाएंगे और 1363 को ए। 564 का भाग लगभग 2 बार जाएगा। अब 564 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 6 3 12, 10 और 1 11। इन दोनों का आपस में घटाएंगे, 13 में से 8 5, 4 में से 2 कितना बचा 3, 5 में से 3 और ये 135। यह कितना है 3 2 1363, या 2 आएगा 235। यानी सेकंड स्टेप ए क्या है 1363, बी कितना है 564, कितनी बार मल्टीप्लाई है 2 बार, कितना बचा 235। यह हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप 564 का भाग लगाएंगे, 564 में 235 का भाग लगाएंगे 2 बार, लगभग 2 बार ही जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 2 2 4, 470, कितना बचा 4 और ये 9 0, यानी 94। थर्ड स्टेप में क्या हुआ 564 बराबर 235 गुणा 2 प्लस 94। फोर्थ 235 में भाग लगाएंगे, कितनी बार देंगे, लगभग 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 1, 9 दूनी 18, कितना बचेगा लगभग 47। ये फोर्थ स्टेप 235 बराबर कितना है 94 को 2 से मल्टीप्लाई, कितना शेषफल बचा 47। अब क्या करेंगे 47 में 94 का भाग देंगे, 94 में भाग लगाएंगे 2 बार, 47 47 94, कितना शेषफल बचा 0। यानी जिस जगह शेषफल 0 प्राप्त हो जाए 94 बराबर 47 गुणा 2 प्लस 0। जिस जगह r बराबर 0 प्राप्त हो जाए वही भाजक एचसीएफ कहलाता है। यानी जिस जगह भाजक शेषफल r 0 प्राप्त होता है वही भाजक एचसीएफ कहलाता है। यह थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। हम छोटी संख्या को एचसीएफ तो ऐसे टुकड़े करके भी निकाल लेते थे, जैसे 18 और 12 का निकाला था, इसका टुकड़े करके निकाल लिए थे। लेकिन इन बड़ी संख्याओं का अपन टुकड़े करके हल नहीं कर सकते, इसलिए इनकी एक लॉन्ग मेथड काम में लिया गया है। यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपन अगली क्लास में पर्सनली 1.1 की बात करेंगे।